हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दादिस स्टडी रूम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या फिर जिसे बोला जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। इन शॉर्ट में हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। इन शॉर्ट डिटेल मीन्स क्या है, इसमें हम मैक्सिमम टॉपिक कवर करेंगे और उनके रिगार्डिंग उनकी इन शॉर्ट्स में हम नोट्स की तरह पॉइंट टू पॉइंट यहाँ बात करेंगे। साथ के साथ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होगी वो भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कुछ बुक्स के बारे में। बेसिकली वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या फिर हम बात कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग तो दोनों सेम है, वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन वर्ड आप समझते हैं। इरिगेशन मीन्स अगर नॉर्मल जो हिंदी में अगर इसकी बात करें, दिस इज़ द सिंचाई। जो खेतों में फसल की यील्डिंग के लिए जो पानी दिया जाता है, दिस इज़ नॉन एज ए इरिगेशन। जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, वो सबके बारे में हम साथ साथ स्टडी करते रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ बुक्स के बारे में जो इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए आपके बेस्ट रहेगी। फर्स्ट दिस द इरिगेशन इंजीनियरिंग नाम से आपका ये टाइटल है आपका, और दिस इज़ द ऑथर। ये उनके ऑथर्स हैं जो भी। तो आपके फर्स्ट बुक है इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें ऑथर है एन बसाक। TMH की बुक है, टाटा मैग्रो हिल की। ये बुक्स बेसिकली है फॉर थ्योरी। अगर थ्योरी में आपको अच्छे से पढ़ना है और थ्योरी में भी इन शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज में, शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में अगर आपको ओनली थ्योरी पढ़नी हो इरिगेशन इंजीनियरिंग की, तो बेस्ट बुक है एन बसाक। उसके अलावा BC पूनमिया जो टाइटल है इरिगेशन एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग। KR अरोड़ा इरिगेशन वाटर पावर एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। SK गर्ग इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड GL असावा फॉर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। रिमेनिंग जो 4 बुक्स है आपकी, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए हैं। बट जो एन बसाक है वो बेसिकली आपका बेस्ट सूटेबल रहेगी फॉर थ्योरी लैंग्वेज, और थ्योरी इनकी बहुत स्वीट और शॉर्ट थ्योरी है जिसको आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको कन्वे हो जाएगा जो वो कहना चाह रहे हैं। देन अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इरिगेशन होता है क्या है, तो नॉर्मली गिविंग आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड इज नॉन एज अ इरिगेशन। आप इमेज जो आपके सामने आ रही है इसमें देख रहे हैं 3 तरह के मेथड यहाँ हम सामने आ रहे हैं। फर्स्ट दिस इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर। सेकेंड दिस इज द फरो इरिगेशन। थर्ड इज द ड्रिप इरिगेशन। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बेसिकली इरिगेशन द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ केनाल इरिगेशन एंड डाइवर्जन हेड वर्क में। बेसिकली आपके सामने कुछ केनाल में अगर शिप जो नेविगेशन होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी हम देखेंगे। इंडिया में कौन कौन से नेशनल वाटरवेज है जो वर्किंग है उनके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड जो चैप्टर के तौर पे हम बात करेंगे वो करेंगे हम एम्बैंकमेंट डैम एंड ग्रेविटी डैम्स आप सब जानते हैं क्या होता है। बेसिकली आपके सामने अभी 2 इमेज आ रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी डैम। और ये आपका है बिसलपुर डैम। बिसलपुर डैम जो कि सिचुएटेड है टोंक राजस्थान में। एंड द अदर वन जो आपके सामने डैम आ रहा है, दिस इज द अर्थन डैम, टाइप ऑफ अर्थन डैम, और ये है आपका टिहरी डैम। दिस इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। 2016 की आपको जो बारिश याद होगी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे नुकसान हुआ था, जिसमें टिहरी डैम भी पूरी तरह से डैमेज हुआ था। 2016 की जो रेनफॉल में जो एक हेवी ट्रेजेडी बनी थी उत्तराखंड एरिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वेल इरिगेशन एंड सीडी वर्क। बेसिकली वेल इरिगेशन आप सब जानते हैं, वेल मीन्स कुआं। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ओपन वेल, ट्यूब वेल। ओपन वेल, डीप वेल जिनको बोलते हैं, डीप वेल में ट्यूब वेल आता है। इनकी इरिगेशन की हम बात करेंगे। देन सीडी वर्क होता है बेसिकली आपका नॉर्मली कोई ड्रेनेज, कोई भी नेचुरल ड्रेनेज हो, एंड केनाल आर इंटरसेक्ट। जहाँ पे भी ये बोथ आर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी कुछ कंडीशंस बनती है कि वो सेम लेवल पे हो सकते हैं। ड्रेनेज अप और केनाल डाउन हो सकता है, केनाल अप
ड्रेनेज डाउन हो सकता है, तो अलग अलग केसेस के बारे में वो हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे इरीगेशन में, वो करेंगे हम हाइड्रोलॉजी। बेसिकली हाइड्रोलॉजी आपने काफ़ी हर क्लास में लगभग आप कह सकते हैं आफ्टर क्लास 5th आपने हर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, चाहे जियोग्राफी किसी न किसी साइंस में, तो जिसमें आपने अलग अलग डेफिनेशंस आपको आइडिया होगा कि प्रिसिपिटेशंस क्या होता है, सब्लिमेशन, इंटरसेप्शन, सरफेस ऑफ इवोपरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, इन सब के बारे में हम फिर से डिटेल स्टडी करेंगे। वो हमारा जो रहेगा नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी जब चैप्टर करेंगे तब। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना इरीगेशन। तो बेसिक व्हाट इज द इरीगेशन? इरीगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल। बेसिकली आर्टिफिशियल वे से किसी भी लैंड को आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूट जो करें, दिस इज नॉन एज ए इरीगेशन। अब ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, maintenance of landscape and revegetation of disturbed soil in dry area during period of inadequate rainfall। बेसिकली अगर आपकी बारिश कम हो रही है वहाँ इरीगेशन आप कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर किसी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग टू यील्डिंग ग्रोइंग के लिए आप वहाँ पे एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर दे रहे हैं, दिस इज नॉन एज इरीगेशन। नेचुरल इरीगेशन की बात करें तो नेचुरल सप्लाई होती है, वो होती है रेन से। तो दिस इज जो रेन की अगर हम बात करें तो ये रहता है इनएडिक्वेट, एक फिक्स नहीं है कि आपकी कब बारिश होगी कब नहीं होगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कब कम होगी कब ज़्यादा होगी। बट जो आपका इरीगेशन है वो आर्टिफिशियल सप्लाई है अकॉर्डिंग टू उसी के, कि अगर आपकी बारिश कम हुई है तो आप एक्स्ट्रा जो वाटर दे रहे हैं, दिस इज नॉन एज ए इरीगेशन। वाई डू वी नीड इरीगेशन सिस्टम? हमें इरीगेशन सिस्टम की जरूरत क्या है, क्या क्या उसके रीजन है, उसके बारे में करते हैं। इनसफिशिएंट रेनफॉल, अभी मैंने बात की थी कि रेनफॉल इनसफिशिएंट होता है। कई बार होता है कि बारिश बहुत कम होती है, किसी टाइम होता है कि आपके वहाँ एकदम से ड्रोट होता है, और कभी उसी एरिया में आपके फ्लड आ सकती है। तो दिस इज द अनसेचुरेट, कुछ नहीं कह सकते कि इस बारे में। लेकिन जब ड्रोट आए तो उस केस में किस तरह से, अगर यह आपकी ड्रोट या यहाँ कह सकते हैं लेस रेनफॉल, तो या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो ये सब होता है अलग अलग कंडीशन में। तो हम इरीगेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि उस केस में आपका जो सप्लाई ऑफ वाटर किस तरह से वहाँ प्रोवाइड करना है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इंप्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल मीन्स होता है आपका फॉर थ्रू आउट ईयर, कुछ आपकी क्रॉप्स होती है जो थ्रू आउट ईयर आपके पास रहती है, उनके लिए आपको इंप्रूवमेंट करना हो। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया, बेसिकली स्पेशली इन राजस्थान का जो एरिया है इसमें टोटल 12 आपके 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें लगभग आप ये कह सकते हैं डेजर्ट एक्सटेंड हो रहा है। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर को अगर डेवलप करना है तो हमें इरीगेशन की पर्टिकुलर उसके मेथड और पर्टिकुलर टाइप्स का यूज़ करते हुए करना है। तो ये आपका रहेगा डिफरेंट नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन। देन आता है बेनिफिट्स ऑफ इरीगेशन। बेनिफिट्स में अगर हम बात करें, इंक्रीज ऑफ क्रॉप यील्ड, जो आपकी क्रॉप्स है वो यील्ड करने मीन्स जो भी आप क्रॉप लगा रहे हैं उसकी पैदावार जिसको बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो। कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स, अच्छी क्रॉप्स कल्टीवेशन हो। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, अब इरीगेशन के बेसिस पे आप डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? बेसिकली आप उसके लिए कुछ रिजर्वर आउटलेट बनाएंगे, उस वाटर को कलेक्ट करेंगे, वहाँ से आप इरीगेट करेंगे, उस वाटर को आप इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक में वाटर सप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन, आपने वाटर स्टोरेज किया बेसिकली, या आप फेमाइन के तौर पे वर्क कर सकते। अब आपके यहाँ दो वर्ड आता है, फर्स्ट फेमाइन एंड सेकंड इज द ड्रॉट। डिफरेंस जो होता है, फेमाइन मीन्स होता है आपका अकाल, और जो ड्रोट होता है आपका ये कहलाता है सूखा। तो ड्रोट के केस है, दैट मीन्स के आपके पास जो डिफिशियंसी है वो वाटर की है, डिफिशियंसी ऑफ वाटर। वैसे ओनली पानी की जब कमी आती है उसे कहा जाता है ड्रोट। बट आपकी अगर डिफिशियंसी जो आ रही है ऑफ वाटर एंड फूड, तो आपका वो कहलाएगा फेमाइन। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको डेवलपमेंट आपकी, क्योंकि अगर इरिगेशन अगर आपने अच्छा हुआ, आपकी क्रॉप यील्डिंग अच्छी हुई, तो इकोनॉमिकली भी जो डेवलपमेंट होगा। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर फील्ड में हम दो क्रॉप्स लगाते हैं कि अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारा केस होगा कि ये पर्टिकुलर क्रॉप हमारी ग्रो करेगी, और जो उसी के अंदर मिक्स करते हैं उसमें क्या होता है, ऐसी क्रॉप यूज़ करते हैं जहां अगर पानी बरसात कम हुई तो कम से कम वो तो ग्रो करे। तो इस मामले में भी हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इरीगेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी। देन आता है आपका हाइड्रो पावर जनरेशन। आप कहीं पर भी अपना वाटर का स्टोरेज कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज मतलब रिजर्वर वगैरह बना रहे हैं, उसका वहाँ यूज़ करके
पर्टिकुलर डैम वगैरह बनाया है तो हाइड्रो पावर भी जनरेट की जा सकती है। तो बेसिकली उसी वाटर का आप यूज़ करते हैं एज ए इरीगेशन में आगे। देन आता है इल इफेक्ट्स ऑफ इरीगेशन। ऐसा नहीं है मतलब आप सप्लाई करते रहें, जो एक कहावत है अति हर चीज़ की बुरी है, एक्स्ट्रा आप कुछ भी करेंगे एक्सेस इज द डैमेज, कुछ ना कुछ करेगा। तो सेम एज है, अगर आप इरीगेशन एक्स्ट्रा ओवर करते हैं तो आपके वहाँ क्या क्या इल इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या उसमें हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज द राइजिंग ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है वो राइज करेगा, क्योंकि आपको इरीगेशन जो रिक्वायरमेंट थी उससे आपने ज़्यादा दिया, वो वाटर क्रॉप्स यूज़ करेगी नहीं, वो आपके ग्राउंड में सीपेज हो जाएगा, तो वो वाटर टेबल को राइज करेगा। तो बेसिकली आप वाटर टेबल राइज कर सकते हैं। अगर पॉइंट को हम बात करें तो दिस इज द गुड कि वाटर टेबल राइज हो रहा है, बट इसके क्या क्या वो इफेक्ट्स पड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वाटर टेबल राइज होगा तो जैसे ही हल्का सा भी आपका ओवर इरीगेशन होता है तो उस केस में आपकी जो लैंड है वो बन जाएगी आपकी मार्शी लैंड। मार्शी मीन्स होता है दलदल, दलदली से भूमि बन जाएगी। तो बेसिकली जो आपकी सुटेबल नहीं रहेगी पर्टिकुलर क्रॉप्स। अब मार्शी लैंड बनने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऊपर वाटर है वो आपका आपकी ग्राउंड जो सोइल है वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, वो उसके अपर में कलेक्ट होने लगेगा। अब उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे वाटर टेबल उसके कारण राइज हो जाएगा, और वाटर टेबल जैसे ही राइज होगा तो ये वाटर टेबल आपका ग्राउंड लेवल से अपर आने की कोशिश करेगा। तो उस केस में उस वाटर के साथ जो सेलाइन पार्टिकल्स है उस वाटर में वो भी ग्राउंड लेयर के अपर आ जाएंगे, और धीरे धीरे आपका जो अपर वाटर है वो तो आपका क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। बट जो सेलाइन पार्टिकल्स है उसके वो पर्टिकुलर एक सेलाइन पार्टिकल्स है वो पर्टिकुलर एक लेयर बना लेंगे, मेक ए लेयर। तो बेसिकली दिस इज द वाटर लॉगिंग, क्योंकि अब आपका वाटर क्या है वो इंसर्ट नहीं कर रहा, और पर्टिकुलर कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अब पूरी तरह से मूव नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, क्योंकि वो भी आपके अपर आ चुके हैं, जिसको अब हमें हटाना भी जरूरी है। आपका एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, डैम्पनेस वगैरह हो जाएगी। आपकी पर्टिकुलर जो लैंड है वो आपकी लॉस ऑफ वेल्यूबल लैंड्स में चली जाएगी, क्योंकि उसका यूज़ कम होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी आपकी, क्योंकि बेसिकली हम क्यों करते हैं, इरीगेशन का मेन रीजन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, बट आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द इल इफेक्ट्स ऑफ इरीगेशन। नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग की जो मैं बात कर रहा था। आप देख रहे हैं पर्टिकुलर वाइट प्रिसिपिटेट आपको दिख रहा है इनमें जगह जगह। तो यहाँ पे क्या है, वाटर आपका जो है पोर्शन, ये वाटर का पोर्शन ये नीचे अब आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ वाटर टेबल राइज है ऑलरेडी। अब ऑलरेडी आपकी जो सोइल है वो फुल सेचुरेटेड है, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे इसी पे ये जो सेलाइन पार्टिकल है वो एक लेयर बना लेंगे आपके ऊपर। तो जहाँ आप यहाँ देख रहे हैं ये सेलाइन पार्टिकल्स की एक लेयर आपको यहाँ विजिबल है। तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन वगैरह सब रुक जाएगा, क्योंकि जो वॉइड्स है वो सब इन सेलाइन जो पार्टिकल्स हैं इनसे फिलअप हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है दिस इज नोन एज ए वाटर लॉगिंग। अब इसी में अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन में बात करें, व्हेन वाटर टेबल रीच अप टू रूट जोन, जो नॉर्मल रूट है उसके जोन में आ जाता है, तो वो एरिया आपका कहलाएगा वाटर लॉग्ड प्रोन एरिया। अगर आपका जो वाटर टेबल है वो रीच कर जाए रूट जोन तक तो आपका वो एरिया कहलाएगा वाटर लॉग्ड प्रोन जोन, और वो कंडीशन आपकी कहलाएगी वाटर लॉगिंग। तो ये रूट जोन जो हम मेजर करते हैं लगभग किसी पर्टिकुलर क्रॉप ट्री या किसी की एक डिसाइड किया गया रूट जोन वो है 1.5 मीटर, मीन्स ग्राउंड से 1.5 मीटर अगर आपका लाइक ये ग्राउंड लेवल है आपका, इस ग्राउंड लेवल से, और ये पर्टिकुलर कोई क्रॉप्स या ट्री वगैरह कुछ भी लगा हुआ है यहाँ, और उसकी ये रूट्स है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मेज़र किया गया है 1.5 मीटर, इसको कहा गया रूट जोन। और अगर आपका वाटर टेबल जो है वो यहाँ आ रहा है तो दिस इज नॉन एज ए वाटर लॉग प्रोन एरिया, वाटर लॉग प्रोन जोन। देन इरीगेशन सिस्टम की बात करें किस तरह से इरीगेशन का होता है, तो पर्टिकुलर आपका कोई भी एक सोर्स हो सकता है, जहाँ आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं एक रिवर सोर्स मान लिया हमने, यहाँ दिस इज द एक रिवर अपस्ट्रीम साइड से फ्लो कर रहा है, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर डैमेज वियर या बैराज जो भी आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू वहाँ स्टोरेज यूज़ के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से जो बनाया गया है। अब वाटर आपका क्या होगा, यहाँ पे वाटर का स्टोरेज हो जाएगा, एक रिजर्वर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इस रिजर्वर से एक ब्रांच निकालेंगे जो होगी मेन कैनाल की, यहाँ से आपके एक डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, तो दिस इज नॉन एज ए मेन कैनाल। अब इस मेन कैनाल से वाटर आपका आगे फ्लो हो रहा है, इसी में से हमने निकाल दिया ब्रांच कैनाल। अब ब्रांच कैनाल से यहाँ देख रहे हैं आपका एक वर्क दिखा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जिसको सीडी वर्क भी कहा है। यहाँ कैनाल है बट यहाँ पे एक ऑलरेडी कोई ड्रेनेज है, अब वो ड्रेनेज का लेवल अप कैनाल से अप हो सकता है, कैनाल से डाउन हो सकता है, उसी के बेसिस पे आपका
दूसरा केस जो मैंने बताया क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो इसी में, जो हम बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी आप निकाल सकते हैं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और ऐसे करते हैं हम इससे जो वाटर है, इस वाटर को यहाँ फील्ड में लाके यहाँ एक आउटलेट बनाएंगे जहाँ पे ये स्टोरेज हो रहा है, और देन इसको फील्ड में सप्लाई करेंगे। तो ये आपका इरीगेशन का एक सिस्टम है। देन आपका टॉपिक आता है कमांड एरिया। द कमांड एरिया इज द एरिया अराउंड द डैम प्रोजेक्ट वेयर द एरिया गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द डैम सच एज इरीगेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपका जो भी एरिया है, जो उस पर्टिकुलर आप इरिगेशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो एरिया कहलाता है आपका कमांड एरिया। बेसिकली इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है कमांड एरिया को। फर्स्ट इज द GCA, ग्रोस कमांड एरिया, इसे कहा गया ग्रोस कमांड एरिया, और दूसरा है CCA, जिसे कहा गया कल्चरेबल कमांड एरिया। तो दो टाइप में डिवाइड है, कल्चरेबल और दूसरा नाम इसका है कल्टीवेबल। आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें आप देख रहे हैं कैपिटल से एक शेप दिखाया गया है, कैपिटल ABCD से, वो आपका कहलाएगा ग्रोस एरिया, और स्मॉल से जो आपका दिखाया गया है वो है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, पर्टिकुलर मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड होता है आपका, तो ब्लैक बोर्ड में आपका टोटल जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका एरिया जो होगा वो आपका कहलाएगा ग्रोस एरिया। लेकिन अगर मैं उसमें बात करूँ राइटेबल एरिया, तो राइटेबल एरिया आपने देखा है जो भी ब्लैक बोर्ड होगा उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी होती है जिस पे हम लिख नहीं सकते, बेसिकली वो कोई भी आपकी स्ट्रिप वगैरह लगी होती है, तो उसको जब डिडक्ट कर दिया जाए तो उसके अलावा जो भी हमारे पास वाइट पोर्शन अवेलेबल होता है वो होता है हमारे लिए राइटेबल। तो वो एक तरह से यहाँ पे सेम केस, टोटल जो एरिया है इसमें से कुछ में क्या होगा, एरिया आपका किसी पर वहाँ पे फर्रो वगैरह आपने बनाए हैं या कोई भी यूज़ नहीं हो रहा, जो डायरेक्टली क्रॉप यील्डिंग नहीं कर रहा है, तो वो एरिया आपका वहाँ से डिडक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ नॉन एज ए कल्चरेबल या कल्टिवेबल कमांड एरिया। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू उसके प्रोजेक्ट के कमांड एरिया के। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मेड बेस्ड ऑन CCA वैल्यू। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर आपके किसी भी आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है इसके रिगार्डिंग, अगर उसका एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर है तो दिस इज़ द मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट। अगर 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में आपका वो कल्चरेबल कमांड एरिया है किसी प्रोजेक्ट का, तो दिस इज़ द मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट। और अगर आपका जो कल्चरेबल कमांड एरिया वो लेस देन 2,000 हेक्टेयर है, दिस इज नॉन एज ए माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट। अब बात आती है 1 हेक्टेयर होता है क्या 1 हेक्टेयर। तो बेसिकली जब यूनिट कन्वर्जन आता है तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट है अपना इनलैंड नेविगेशन। नेविगेशन आप सब जानते हैं, बेसिकली हम जब भी बात करते हैं नेविगेशन माइंड में एक ही सेट आता है GPS नेविगेशन। तो यहाँ हम GPS नेविगेशन की बात नहीं कर रहे, बेसिकली नेविगेशन होता है एक तरह से रास्ता दिखाना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कही जा रही है इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन हम बात करें इरीगेशन से तो हम इसी के रिलेटेड बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय कैनाल एंड रिवर, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैनाल और रिवर के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज नोन एज ए इनलैंड नेविगेशन। तो इसे क्या है, the act of conducting ship from one place to another, including more especially the method of determining ship position, course, distance passed over etc on the surface of the globe by the principle of geometry and astronomy. Basically in short and sweet, अगर किसी शिप की पोजीशन आपके केनाल या रिवर से कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन, कोर्स, डिस्टेंस हम सब गेन नोन कर सकें, दिस इज नोन एज ए इनलैंड नेविगेशन। इंडिया में जो इनलैंड नेविगेशन इसको बोला गया है, जैसे आपके जो हाईवे होते हैं इनको बोला जाता है NH, नेशनल हाईवे। NH आपने पढ़ा, उनमें अलग अलग NH11, NH12 जो भी है। बट इनलैंड नेविगेशन जो वाटरवे है इनको बोला जाता है नेशनल वाटरवे, NW। तो इंडियन इनलैंड नेविगेशन ऑल्सो डिस्क्राइब्स एज ए नेशनल वाटरवे, इन शॉर्ट इन्हें लिखा जाता है NW। ऑफिशियली अगर बात करें एज पर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, 111 नेशनल वाटरवे इंडिया में अवेलेबल है ऑफिशियली, जिसमें से 106 ओनली 2016 में बने थे। तो मीन्स आप देख रहे हैं जो वाटरवे एक्ट आया था उसी के ड्यूरेशन में बना था कि ओनली 5 वाटरवे आपके इंडिया में पहले अवेलेबल थे बिफोर 2016, और एक्ट के बाद जब बात की तो रिमेनिंग जो 106 जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए थे। अब इन्हें मेंशन किया जाता है NW1, NW2, सेम एज जैसे आप हाईवे को करते हैं NH1, NH2, वैसे NW3। वाटरवे के बारे में बात करें तो कैसे, जैसे आप देख रहे हैं सिंपल एक डेफिनेशन है तो कि शिप पूरा इरिगेट हो रहा है, आप देख रहे हैं पर्टिकुलर उसके लेवल को आप
डाउन, वाटर के लेवल को राइज डाउन किया जाता है अकॉर्डिंग टू शिप। दोनों तरफ से बैलेंस किया जाता है इसमें कि पर्टिकुलर एक ही एरिया में एक ही वाटर का बात है, एक तरफ लेवल को अप किया जाता है तो दूसरी तरफ वो डाउन हो जाता है। जब दूसरी तरफ शिप आए तो उसको डाउन या अप किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। हम बात करेंगे यहाँ नेशनल वाटरवे अकॉर्डिंग टू लेंथ। जो सबसे बड़े 5 नेशनल वाटरवे हैं इंडिया के, उनके बारे में हम यहाँ बात करें। फर्स्ट इज द नेशनल वाटरवे 1 विच इज स्टेट प्रयागराज टू हल्दिया। गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे बने हुए हैं। जो स्टेट कवर करते हैं वो है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। लेंथ है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर सबसे लंबा। तो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है वो है NW1 जो है प्रयागराज से हल्दिया। और अभी इसमें लेटेस्ट अभी 2 या 3 डेज बिफोर वापस से इसको रिनोवेट करने का चल रहा है कि इसको वापस से टूरिज्म को इंक्रीज़ करने के पर्पज़ से वापस रिनोवेट करेंगे। और अब यहाँ पे ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं साथ के साथ हम कि ये वर्किंग है नहीं है या पार्शियली है। तो बेसिकली ये वर्किंग है अभी भी। देन आता है NW4 नेशनल वाटरवे 4। ये आपका सिचुएटेड है पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 3 जो है इनमें यहाँ पे करता है। और जो लेंथ है वो है 1095 किलोमीटर। दिस इज़ द वर्किंग। अब इसमें आप देख रहे हैं काकिंडा पौंडीचेरी स्टेज ऑफ केनाल एंड द कुलूरी टैंक, बेसिकली ये जगह का नाम है और केनाल जो है वहाँ इनको कर रहा है। फिर है भाद्राचलम राजामुंद्री स्टेच ऑफ गोदावरी रिवर, देन गोदावरी रिवर से, एंड देन गालागली वजीराबाद विजयवाड़ा स्टेच ऑफ कृष्णा रिवर। इन 3 के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। इनमें इसका यूज़ किया गया है जो इधर से उधर आपका ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़। देन आता है आपका NW110, ये इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था NW4। देन आता है NW110 जो यमुना रिवर पे बना हुआ है, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली पे। थर्ड जो इसकी लेंथ आपके लॉन्गेस्ट है 1089, बट ये पार्शियली वर्किंग है। और पार्शियली में अगर हम बात करें तो लगभग इसका मैं कह सकता हूँ ऑपरेशनल नन है, बहुत कम इसका वर्किंग है। देन आता है NW2 विच इज़ सादिया टू धुबरी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है आसाम के अंदर, जिसकी लेंथ है 89 किलोमीटर और ये ऑपरेशनल है। देन आता है NW197 सुंदरबन वाटरवेज। बेसिकली सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में इंडिया में, और ये जो बांग्लादेश है उसकी तरफ भी कवर अप होता है, जो 654 किलोमीटर का है और वर्किंग है। सुंदरबन इंडियाज़ लार्जेस्ट डेल्टा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियाज़ लार्जेस्ट डेल्टा ये तो ये है आपका सुंदरबन। तो नेशनल वाटरवे यहाँ आप देख रहे हैं एक वाटरवे की जो बताई गई है नेशनल वाटरवे 1 जो भी बात की थी हमने, प्रयागराज टू हल्दिया। प्रयागराज यहाँ यूपी से अपना यहाँ यूपी से आया, प्रयागराज से ये हल्दिया, ये नेशनल वाटरवे 1 है जो यहाँ आके। देन यहीं से मैं अब दूसरी बात कर रहा हूँ, धुबरी से सदिया NW2। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये धुबरी से सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर के, और इनको कनेक्ट कर रहा है सुंदरबन वाटरवे। ये आप देख रहे हैं सुंदरबन वाटरवे है, बट इसमें इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है, इसलिए प्रॉपर ये पूरी तरह से इंडिया के अधीन में नहीं आता है। कुछ पोर्शन जो अपना इंडिया का रहेगा, बट इसमें बांग्लादेश की भी कुछ कंडीशंस में है, जो भी आप कह सकते हैं लैंड एक्विजिशन में चला था। तो ये टोटल आपका एक नेशनल वाटरवे है। तो जो टोटल कनेक्ट होता है एक तरह से प्रयागराज से आप सदिया तक थ्रू वाटरवे जा सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस बात करते हैं इरिगेशन ऑफ इन इंडिया। अबाउट 36.7% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया वॉज रिलेवली इरीगेटेड एंड रिमेनिंग 2/3 कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। बेसिकली इंडिया का जो 2/3% आपका कल्टिवेटेड लैंड है वो मानसून पर डिपेंड है कि बारिश आएगी तो फसल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंडिया में 65% इरीगेशन है वो ग्राउंड वाटर से होता है। लाइक ग्राउंड वाटर बोलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली वेल से, वेल ट्यूबवेल इनकी रिगार्डिंग। Currently about 51% of agriculture area cultivated food grain by covered by irrigation। 51% इरीगेशन के पर्पज से हम यूज़ करते हैं उसमें से। और जो टॉप कल्टिवेटेड एरिया में अगर मैं बात करता हूँ, पंजाब इज़ इन टॉप पोजीशन। पंजाब में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है, और जो राजस्थान है वो आता है 14th पे, और डिफरेंट स्टेट का जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे है, बट पंजाब ऑन द टॉप। देन आता है क्रॉप्स क्लासिफिकेशन। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इन बेसिकली 3 ways विच आर फॉलोज।
फर्स्ट एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, अदर क्रॉप सीजन क्लासिफिकेशन, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो बेसिकली कुछ क्रॉप्स के अलग अलग क्रॉप्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन टाइप ऑफ क्रॉप्स पे चलेगा। देन क्रॉप सीजन आता है, डिफरेंट क्रॉप सीजन जो बनते हैं रबी खरीफ जायद उनके बेसिस पे। इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन जो होगा वो बेसिकली होगा कि आपके जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन के उनके बेसिस पे इसको क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन जिसमें आता है फील्ड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, फोरेज। बेसिकली फील्ड क्रॉप जो नॉर्मल आपके यूज़ होते हैं, कमर्शियल में आपके जो कमर्शियल क्रॉप की अगर बात करें वो क्रॉप जिनको सोल्ड आउट करने के लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं कमर्शियल। टोबैको, कॉटन, ये बेसिकली आपके कमर्शियल क्रॉप में। ऑयल सीड में आता है आपके मस्टर्ड क्रॉप्स, ऑयल सीड होता है जो आपके जिनसे तेल निकालते हैं वो क्रॉप्स ऑयल सीड क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है बेसिकली आप क्या कर सकते हैं जो ग्राउंड रोड साइड में कई बार आपने देखा होगा पर्टिकुलर डिवाइड होगा कुछ क्रॉप्स वगैरह यूज़ की जाती है तो उनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहते हैं। प्लांटेशन अलग अलग टाइप के प्लांटेशन करते हैं। फोरेज होता है बेसिकली आपका फोडर मीन्स जो चारा होता है, दिस इज़ द फोरेज क्रॉप्स, क्योंकि चारा भी कई जगह मतलब क्लासिफिकेशन में अलग से आता है क्योंकि उसका भी यूज़ किया जाता है फॉर पर्टिकुलर आपके जो पेट काउज या जो भी आपके एनिमल्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। देन आता है क्रॉप सीजन क्लासिफिकेशन। बेसिकली 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स। रबी मीन्स विंटर क्रॉप्स जिनका शोइंग होता है अक्टूबर, हार्वेस्टिंग मार्च में। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, बर्ली, मस्टर्ड एक्सेट्रा। खरीफ मानसून क्रॉप्स जो जून में आपका बोया जाता है और सितंबर में लगभग काटा जाता है, जिसमें पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, उड़द। देन आता है जायद क्रॉप्स, समर क्रॉप्स कहते हैं। बेसिकली रबी की अगर हम यहाँ से वापस एक बार बात करते हैं, रबी मार्च में आपको पता होता है मार्च में लगभग गेहूँ काटा जाता है, क्लियर कट, क्योंकि वहाँ से एक नई फसल होली के ड्यूरेशन में आपको पता है कि गेहूँ की बालियाँ वगैरह उनको जलाया जाता है। तो वो जो आपकी क्रॉप्स है आप फर्स्ट एग्जांपल भी याद रख सकते हैं वी टू सी के बेसिस पे। खरीफ में आप बात करते हैं जो बारिश का जो सीजन होता है उस ड्यूरेशन में जो क्रॉप्स का शोइंग हार्वेस्टिंग का वक्त चलता है वो आता है मीन्स दिवाली से पहले। यहाँ सितंबर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, ये अक्टूबर भी हो सकता है, बट दिवाली से पहले पहले आपकी जो क्रॉप्स है मेन मानसून के बाद और मानसून से पहले जस्ट इनको बोया जाता है और मानसून के जस्ट बाद इनको काट लिया जाता है। जायद आता है मार्च से मई के ड्यूरेशन में, जिसमें आप गर्मी में पर्टिकुलर कुछ फर्क आते हैं जैसे तरबूज वगैरह होता है, स्पेशली आप गर्मियों में खाते हैं, तो बेसिकली ये जायद क्रॉप्स में आता है। समर क्रॉप्स मार्च में शोइंग, मई में हार्वेस्टिंग। मूंग, पम्पकिन, ग्राउट्स, वैसे ग्राउट्स आप समझ लो जिससे वो ग्राउट्स मीन्स होता है लौकी। बाबा रामदेव द्वारा बताई गई सबसे शानदार औषधि है लौकी जो अक्सर घरों में बनती है। देन आता है क्रॉप क्लासिफिकेशन, हम बात करते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो सम आर ड्राई क्रॉप्स जिनको रेन वाटर सफिशिएंट होगा, वेट क्रॉप्स जो विदाउट इरिगेशन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी। देन गार्डन क्रॉप रिक्वायर्ड इरिगेशन थ्रू आउट ईयर इन लिमिटेड क्वांटिटी, मीन्स आप गार्डन में कुछ क्रॉप्स लगा सकते हैं जिनको पूरे साल भर आप थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो वो उनके लिए सफिशिएंट होगा। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई इरिगेशन आपको मेथड यूज़ करना है या केवल रेन वाटर पे वो डिपेंड नहीं हो सकते। तो बेसिकली दिस इज अ इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। देन बात करते हैं हम पेडी कल्टिवेशन, शॉर्ट वर्ड्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली। पेडी कल्टिवेशन, पेडी कल्टिवेशन होता है आपका धान की खेती, जो राइस होता है आपका, राइस की जो अगर बात करें राइस की जो भी कल्टीवेशन होता है उसको नॉन आपका कहा जाता है पेडी कल्टीवेशन। देन टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के टाइप कौन कौन से हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन होता है जिसमें फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो होता है आपका नेचुरली फ्लो कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, लिफ्ट होता है अगेंस्ट ग्रेविटी हमें वो वाटर लेना है। सो इसमें बात करते हैं फ्लो इरिगेशन में। फिर आता है इनंडेशन इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। देन सेम पेरेनियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम, इनडायरेक्ट इनके टेम्परेरी सोर्स और परमानेंट स्टोरेज सोर्स के बेसिस पे। और लिफ्ट इरिगेशन जो क्योंकि ग्राउंड से हम निकालेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, वो ओपन वेल ट्यूबवेल में होगा। देन सॉरी मेथड ऑफ इरिगेशन की हम बात करें, डिफरेंट मेथड्स के यहाँ पे। फर्स्ट सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे सरफेस इरिगेशन को फिर आपके सरफेस मीन्स जो नॉर्मली सरफेस के ऊपर ग्राउंड वाटर के ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो इरिगेशन कर रहे हैं उसमें आता है 3 टाइप में।
फ्लडिंग, फरो इरिगेशन, कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग की बात करता हूँ। कंटूर फार्मिंग होता है बेसिकली थोड़ा सा हिली एरिया होता है, वहाँ कंटूर फार्मिंग की जाती है। फरो इरिगेशन इन सेम लेवल के उस पे प्लॉट्स पे आपने देखा कि क्यारी बना के, क्यारियाँ बोलते हैं हिंदी में फरो, इनको क्यारियों की मतलब। और फ्लडिंग जो आता है आपका, उसमें क्या होता है, वो दो तरह की होती है फ्लडिंग, अनकंट्रोल फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग। तो बेसिकली अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्शन चाहिए तो अनकंट्रोल तो करनी नहीं चाहिए। अनकंट्रोल होता है आपने जस्ट उसको ओपन कर दिया, जैसे पानी चल रहा है चलने दो। बट हम करते हैं कंट्रोल फ्लडिंग, एकदम पानी को वहाँ पे देते हैं। तो उसके डिफरेंट जो मेथड्स आते हैं वो है फ्रॉम फील्ड चैनल्स, चेक एंड लीव्स फ्लडिंग, बेसिन बना के फ्लडिंग, या बॉर्डर स्ट्रिप। कुछ चेक्स बना देते हैं, कई बार आपने देखा होगा बेसिन बना दिया जाता है, चाहे वो राउंड हो या स्क्वायर हो, सर्कुलर, कुछ भी, वहाँ पे बेसिन बना के फ्लडिंग की जाती है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, किन किन पर डिपेंड करता है उनके बारे में बात कीजिए। साइज, शेप, स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड की साइज, शेप और स्लोप कैसी है उनके बेसिस पे डिपेंड करेगा। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल की क्या वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, अलग अलग टाइप की आपकी मिट्टी आपने पढ़ी होगी। कहीं होता है ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, तो कहीं अलग अलग आपकी रेड सॉइल होती है, येलो सॉइल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, उन पे डिपेंड करेगा इरिगेशन मेथड। अवेलेबल वाटर सोर्स क्या है वहाँ पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके नॉर्मली नेचुरल अवेलेबल है या आपको पर्टिकुलर कोई कितनी डिस्टेंस पे अवेलेबल है, उनके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। टाइप ऑफ क्रॉप्स, किस टाइप के आप क्रॉप्स वहाँ पे ग्रोन करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस एरिया में वाटर टेबल हाई है, लो है या मीडियम है, उन सब के लिए। आपकी सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट, कि सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन किस रेट से हो रहा है। पता चले कि सॉइल इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही आप पानी देंगे सॉइल में जैसे ही जाएगा तुरंत इन्फिल्ट्रेट होना होता है। और कई बार होता है सॉइल इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पा रही, मतलब वहाँ इन्फिल्ट्रेट रेट कम हो तो पानी आपका एक्सेस रहेगा उसके लिए। सो नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर, आप कितना हर इरिगेशन कितना वाटर वहाँ अप्लाइड कर रहे हैं। तो ये सब मेथड ऑफ इरिगेशन के लिए मेथड डिपेंड्स करते हैं इन फैक्टर्स पे। फर्स्ट, दिस इज द सरफेस इरिगेशन। वाटर इज आइदर पॉन्डेड और सोइल अलाउड टू फ्लो कंटिन्यूसली ओवर द सोइल सरफेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन। बेसिकली आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप वहाँ पे फ्लो करवा रहे हैं वाटर को, दिस इज नॉन एज द सरफेस इरिगेशन। यूनिफॉर्म अब इसके लिए बात करते हैं। गिव्स यूनिफॉर्म एप्लीकेशन टू वाटर ऑफ फील्ड्स, मिनिमम लेबर रिक्वायरमेंट, लॉस ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन एंड डी परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कम हो वहाँ पे और परकोलेशन ज़्यादा ना हो। मेथड ऑफ इरिगेशन इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो मेथड हो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है थोड़ा सा। देन आता है अनकंट्रोल और वाइल्ड फ्लडिंग। वाटर इज फ्लडेड ऑन स्मूथ फ्लैट लैंड विदाउट कंट्रोल। मेनली अनकंट्रोल या वाइल्ड के नाम से यहाँ पे है कि कोई कंट्रोल नहीं है और वाटर को आपने फ्लो करवा दिया। देन जनरली यूज इन इनंडेशन इरिगेशन सिस्टम, जहाँ पर्टिकुलर एक फिक्स नहीं है सिस्टम, वहाँ एप्लीकेबल ड्यूरिंग फ्लड सीजन ओनली। बेसिकली फ्लडिंग कंडीशन में ही हो सकता है, अगर आप नॉर्मली करते हैं तो वैसे ही आपका ये तो केस कि जो क्रॉप्स है उनको आप डैमेज कर रहे हैं। कंट्रोल फ्लडिंग में क्या होगा, पर्टिकुलरली आप कोई चेक्स बना देंगे, बॉर्डर स्ट्रिप बना देंगे, कुछ लेटरल्स बना देंगे और उसमें आप वाटर को फ्लो कराएंगे, जिससे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या डिस्चार्ज वाटर उस एरिया में रहेगा या जो चेक्स है उसमें। सो ये आपका कंट्रोल फ्लडिंग। ये अलग आप फ्लडिंग मेथड, जिससे आप देख रहे हैं कुछ आपने मेन सप्लाई डिच है उससे एक आउटलेट बना दिया और इस एरिया के अंदर आप देख रहे हैं ये एरिया, ये आउटलेट आपको छोड़ दिया हर जगह में इससे, तो इनसे आपका वाटर इधर से इधर फ्लो होता रहेगा। और जो नॉर्मल ये बनाया आपने पाथ बना दिया, इससे वाटर आपका आगे फ्लो करता रहेगा। तो दिस इज़ द फ्लडिंग मेथड। ऐसे फील्ड चैनल मेथड होता है जिसमें अलग अलग चैनल्स बना दी जाती है, एक लेटरल बना दी जाएंगी, अलग अलग वो स्पेसिंग और स्लोप्स में आपको कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप में क्या होगा, पर्टिकुलर 10 to 20 मीटर वाइड और 100 to 400 मीटर लॉन्ग सेपरेटेड बॉडी बना दी जाएगी। एक बड़ा बेसिन आप कह सकते हैं चेक बना दिया जाएगा जिसमें वाटर की सप्लाई की जाती है। और बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप्स टाइप आप कह सकते हैं, एक स्ट्रिप बना दी जाती है, उस स्ट्रिप में वाटर फ्लो करता है अपर एंड टू लोअर एंड की तरफ। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, एक सप्लाई चैनल यहाँ से फ्लो हो रही है, ये इधर से फ्लो हो रही है, बट इसमें एक इस तरह से डिच बना दिए जाते हैं ये कुछ, और इनके अंदर ये क्रॉप्स आप देख रहे हैं रिच पे, तो वाटर आपका यहाँ से फ्लो होता रहेगा और आगे फिर वापस ऐसे मेन सप्लाई डिच डाउन में डाल देंगे जिससे वाटर आगे उसमें वापस चला जाएगा। तो दिस इज द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। चेक फ्लडिंग जो सबसे कॉमन मेथड है इन इंडिया का कॉमन मेथड है ये। दिस इरिगेशन बाय प्लॉट, बेसिकली आपके क्या प्लॉट से डिवाइड कर देते हैं, चेक बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे लैंड जो है उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करके और हर एरिया एक अप्रोक्स रख देते हैं, 400 to 500 मीटर स्क्वायर एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, उसके अंदर वाटर को फ्लो करते हैं। डायग्राम से आपको ये देखिए, ये इस तरह से फरोज पूरे इरिगेशन इस तरह सप्लाई डिच बनाया, इधर बनाया और इस तरह से ये चेक बना दिए जाते हैं, चेक ये अलग अलग चेक बना दिए,
इन चेक्स में आपका वो वाटर कलेक्ट होता रहता है और क्रॉप्स आपकी यहाँ लगी रहेगी जो पर्टिकुलर। देन आता है बेसिन मेथड। बेसिन मेथड बेसिकली यूज़ होता है 2 से 3 आप एक साथ ट्रीज यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप पर्टिकुलर जिस तरह से राउंडेड आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर बड़े जो क्रॉप्स ट्रीज होते हैं उनके लिए ये इस तरह से एक राउंडेड रेक्टेंगुलर कुछ शेप बना के उसमें 2 से 3 ज़्यादा उसमें ट्रीज यूज़ नहीं करते और वाटर का उनमें इकट्ठा होता है, जो वाटर है वो कलेक्ट होता रहेगा। यूज़ फॉर इरिगेशन ऑफ ऑर्चार्ड्स के लिए इसी मेथड को यूज किया जाता है, बेसिन मेथड। बेसिकली रिंग बेसिन मेथड भी कहते हैं। ज़्यादातर में ये रिंग बनाई जाती है, जो नॉर्मली आपने देखा होगा बड़े आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास खोद के थोड़ा सा ऐसा डिच कर दिया जाता है। तो बेसिकली दिस इज द बेसिन मेथड। देन है फर्रो इरीगेशन। फर्रो मीन्स होती है लोकल लैंग्वेज हम बोलते हैं क्यारी। पूरे फील्ड के अंदर क्यारियाँ बना दी जाती है। वाटर इज अप्लाइड इन लैंड टू बी इरीगेटेड बाय सीरीज ऑफ लॉन्ग नैरो फील्ड कैनाल बाय कॉल्ड फर्रोज। Reduce evaporation losses, suitable for row crops such as maize, etc. Water is not spread over the land. Water flowing in the furrow infiltrates into the soil and spread laterally to the roots of plant. Has high water application efficiency. बात करते हैं जो नॉर्मली पूरे फील्ड के अंदर छोटी और पतली फील्ड चैनल बना दी जाती है जिनको फर्रो कहते हैं और हिंदी में इनको बोला जाता है क्यारी। क्यारी कहा जाता है, क्यारियाँ सी बना दी जाती है। और नॉर्मली रो के अंदर इसमें क्रॉप्स को फिल किया जाता है कि एक रो के अंदर सारी क्रॉप्स रहेगी। इवोपरेशन लॉस रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पर्टिकुलर जो वाटर है उसका एरिया कम हो जाता है। वाटर जो वहाँ से फ्लो होता रहेगा और एरिया कम हो जाता है, उससे इवोपरेशन लॉस भी कम हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं एक डिच बना के ये क्यारी इस तरह से वाटर का पूरा बनाना और ये डिच बना दी जाती है इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, आपकी वाटर यहाँ से फ्लो करता रहेगा, साथ साथ ये जो इस तरह से सोइल वगैरह जो होगी वो मॉइस्चर्ड रहेगी, तो आपकी जो भी क्रॉप्स है वो भी आपकी ग्रोइंग करती रहेगी। देन आता है कंटूर फार्मिंग। प्रैक्टिस इन हिली रीजन वेयर लैंड विल हैविंग स्टीप स्लोप। बेसिकली कंटूर फार्मिंग की जाती है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि नॉर्मल स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप वाटर को अगर अपर से जैसे करते हैं तो वाटर एक जगह नहीं सीधा डाउनवर्ड साइड में आता है, तो उस केस में वहाँ पे होती है कंटूर फार्मिंग। और ये ओनली वन डायरेक्शन में होती है क्योंकि अपर से अगर आपने वाटर सप्लाई किया तो सीधा डायरेक्टली वो डाउनवर्ड आएगा, लेकिन अगर आपने डाउनवर्ड से सप्लाई किया तो अपर जाने में कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इनके सबकी स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन स्लोप एंड सोइल टाइप्स। तो आप देख रहे हैं इन मूवीज़ कुछ ऐसा सीन दिखता है आपको जब ये कंटूर फार्मिंग की जगह अपने आसाम वगैरह में या उधर स्पेशली इन हिली रीजन, कई बार मूवीज़ वगैरह में भी आपको इस तरह का सीनरी शो होती है, तो ये आपको इस तरह से दिखेगी। दिस इज़ नॉन एज ए कंटूर फार्मिंग। और एक्चुअल में जब आप वहाँ पे होते हैं, ये तो मूवी सीन कह सकते हैं, जब लगता है हाँ बिल्कुल, और जब एक्चुअल में आप वहाँ खड़े होंगे तो आपको कुछ इस तरह का शो होता है। बेसिकली बेसिस ऑन ग्रीनरी ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आपका वाटर कहीं से फ्लो होता है इतनी इतनी क्रॉप्स में, देन जैसे आगे हुआ यहाँ वापस एक ये आप ये कह सकते हो स्टेप की तरह पूरी स्टेप फॉर्मिंग। तो ये आपकी है फ्लडिंग मेथड, सॉरी कंटूर फार्मिंग मेथड। कंटूर फार्मिंग मेथड। देन आता है ड्रिप इरिगेशन। बेसिकली ड्रिप इरिगेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब भी आपकी जो होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन, इसमें ड्रॉप टू ड्रॉप इरिगेशन की जाती है। डायरेक्टली जो भी क्रॉप्स होती है उनकी रूट्स में डायरेक्टली वाटर दिया जाता है। पाइपलाइन जो छोटी पीवीसी होती है उनको पूरा लेड उस सरफेस पे लेड किया जाता है और सीधा रूट के पास उनमें एक होल प्रोवाइड किया जाता है जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो डायरेक्टली वहीं पे आपका वाटर इंसर्ट हो। और इस केस में क्या होता है, जहाँ पे आपके डेजर्ट एरिया हुआ या वाटर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो कि वाटर शॉर्टेज होती है, तो उस जगह यूज़ किया जाता है 90% एप्लीकेशन एफिशिएंसी की 90% वाटर वहाँ यूज़ होता है। बेसिकली क्या होता है, अदरवाइज तो लॉसेज में आपका ज़्यादा जाता है जब आपके इवोपरेशन लॉस वगैरह होते हैं, बट इस केस में आपके लॉसेज कम होते हैं, डायरेक्टली आपके रूट जोन में इस वाटर को प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉट सुटेबल फॉर प्लांटेड क्रॉप सच एज जो आपके गेहूँ या जो भी आपके ऐसे ग्रुप में किए जाते हैं क्रॉप्स, वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती। ये बेसिक क्रॉप्स ऐसे उनके लिए यूज़ करेंगे जो पर्टिकुलर ड्रॉप कुछ डिस्टेंस पे आप दे रहे हैं और डायरेक्टली उनके रूट्स में आप वाटर दे सकते हैं। आपके सामने एक इमेज आ रही है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से पाइपलाइन एक करके और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है जो डायरेक्टली बस उसी क्रॉप के जो एरिया है उसी पे डायरेक्टली गिरता है। तो आपका इवोपरेशन लॉस इसलिए कम हो गया क्योंकि पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है पूरा वाटर जहाँ से आ रहा है, तो इवोपरेशन जो पूरे रास्ते में कहीं नहीं हुआ, बस यहाँ पे डायरेक्टली इसको दे रहा है, तो ये सीधा सेचुरेटेड हो रहा है।
स्प्रिंकलर इरीगेशन आप सब जानते हैं, स्प्रिंकलर हिंदी में जिसे बोलते हैं फव्वारा। और वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे फॉर्म में आपका वाटर दिया जाता है, स्प्रे फॉर्म में आपकी पाइप और नोजल सिस्टम। आप सबने देखा होगा स्प्रिंकलर इरीगेशन। इरोजन ऑफ सॉइल एलिमिनेटेड, बेसिकली इरोजन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मोर लैंड अवेलेबल, मोर लैंड अवेलेबल का रीज़न ये है कि आपको पर्टिकुलरली हर क्रॉप कोई फर्रो, जैसे कि आपका मान लीजिए फील्ड है, तो इसके अंदर ऐसे तो क्या होगा, आपका फर्रो खोद रहे हैं तो इतना एरिया ये जो है ये आपका पानी इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें आप इरीगेट नहीं कर सकते, प्रॉपरली कोई कल्टिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो स्प्रिंकलर हो तो आप पूरे में लगाएं, आपको केवल एक पाइप लगाने के हिसाब से जगह चाहिए इतनी इतनी, तो आपकी इसमें लैंड अवेलेबल ज़्यादा होगी। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिफॉर्म वाटर जाएगा स्प्रिंकलर से। जहाँ पे आपके अनअंडुलेशन होता है, मीन्स अंडुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। विंड में डिजॉर्ड द एप्लीकेशन वाटर, और बेसिकली पावर रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि मोटर आप पंप के थ्रू उस वाटर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो। ये आपके सामने कुछ इमेजेस है स्प्रिंकलर जो आपने बेसिकली आप सभी ने देखी हैं। देन बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर इरीगेशन वाटर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ TDS, टोटल डिजोल्व सोल्ट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, मैं सॉलिड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल पोर्शन भी कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली। आपकी ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, C1, C2, C3, C4, इनको कहा गया है लो सैलिनिटी, मीडियम, हाई सैलिनिटी, वेरी हाई। तो इसमें जो आपकी है इलेक्ट्रिकल, जो आपकी यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो मेज़र की जाती है जो होती है mho पर सेंटीमीटर, mho पर सेंटीमीटर में यूनिट है इनकी, एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे। तो अगर आपका जो है वो 100 to 250 आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लो सैलिनिटी होता है, वो वाटर सभी क्रॉप्स के लिए सूटेबल होगा। अगर यही इसी आपका 250 to 750 हो जाए तो कुछ लीचिंग मेथड वगैरह यूज़ किए जाते हैं। लीचिंग मेथड होता है हाई प्रेशर से वहाँ पे सोइल के ऊपर से लेयर को हटा दिया जाता है, तो क्योंकि उसमें सेलाइन पार्टिकल थोड़े से अवेलेबल होंगे ज़्यादा। देन आता है 750 to 2250, अनसूटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द सोइल, बेसिकली मैक्सिमम जो सोइल्स है उनके लिए अनसूटेबल होता है, और इससे ज़्यादा है तो इरीगेशन के लिए भी अनसूटेबल है कि वो इरीगेशन में भी दोगे तो आपका वहाँ क्रॉप यील्डिंग नहीं होगी बल्कि ख़राब होगी आपकी लैंड भी। देन आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जिसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको याद रखना है, यहाँ SAR जिसे बोला जाता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन द अगर डायरेक्ट आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में पूछते हैं तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो दिस इज द एक फैक्टर है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सोडियम रिलेटेड टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द वाटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉइल पेस्ट। जो भी सैचुरेटेड सॉइल पेस्ट है एक वाटर का, उसमें से कैल्शियम और सोडियम मैग्नीशियम की क्या क्वांटिटी, उनके बेसिस पे SAR निकाला जाता है। फिर इनको अलग अलग आपके क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें कि अगर आपका SAR 0 से 10 हो, 10 से 18, 18 से 26 या ग्रेटर देन 26 हो, उसके हिसाब से इनको क्लासीफाइड किया गया। जैसे लगे 0 to 10 हो, इसे शो किया गया फॉर S1 लो सोडियम वाटर, S2 मीडियम सोडियम, 18 से 26 S3 हाई सोडियम, ग्रेटर देन 26 वेरी हाई सोडियम। और कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, जो आपके फर्स्ट आपने अभी पढ़ा था सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, उससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड आता है आपका बेस्ड ऑन बोरॉन एंड सेलेनियम कंसंट्रेशन। अगर बोरॉन कंसंट्रेशन 0.5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सेलेनियम है वो 0.001 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है। जैसे लाइक ये क्वेश्चन आपका, ए वाटर हैव ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 500 mho पर सेंटीमीटर एंड SAR 22, विच टाइप ऑफ वाटर फ्रॉम फॉलोइंग। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका किस टाइप का है। SAR से अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप अभी आपने सारा पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, तो यहाँ से मैं आंसर करता हूँ C2 S3। क्यों? आपके सामने सबसे पहले मैंने S1 से दिया कि 22, दैट मीन्स जो हमारी रेंज है 0 से 10, तो हमारी रेंज है 18 से 26, तो दैट मीन्स ये हाई सोडियम वाटर है जिसको हम डिनोट करते हैं S3 से, तो यहाँ हमारा जो आंसर है S3। देन दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमारी वैल्यू है 500 mho पर सेंटीमीटर, तो 500 mho पर सेंटीमीटर आया मीडियम सैलिनिटी में, जिसे C2 से शो किया जाता है। तो दिस इज द जो टाइप ऑफ वाटर वो होगा C2 S3। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, बेसिकली ग्रेविटेशनल, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है आपका, डिफरेंट टाइप कैटेगरी। ग्रेविटेशनल वाटर नॉट हेल्ड बाय सॉइल, जो बेसिकली ग्रेविटी फोर्स के कारण डायरेक्टली आपके जो ग्राउंड है उसमें ड्रेन आउट हो जाता है, इसको सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करती है। इट इज़ द वाटर स्टोरेड बिटवीन सेचुरेशन कैपेसिटी एंड द फील्ड कैपेसिटी। बेसिकली सेचुरेशन वर्ड आपको पता होगा, सेचुरेशन
किसी सोइल है वो पूरी तरह से सेचुरेटेड है या नहीं है। आपने जियोटेक वगैरह में भी पढ़ा होगा सेचुरेशन। देन आता है कैपिलरी वाटर, वाटर रिटेन बाय सोइल आफ्टर ड्रेनिंग ऑफ द ग्रेविटेशन। जब आपका ग्रेविटेशनल वाटर है वो आपका पूरा ड्रेन आउट हो जाए, उसके बाद जो वाटर रिटेन किया जाता है सोइल के, वो कैपिलरी एक्शन से उसको स्टोर रखते हैं। दिस इज नोन एज ए कैपिलरी वाटर। इट इज़ हेल्ड बाय सरफेस टेंशन फोर्स इन द सोइल। एक कंटिन्यूस फिल्म जो सोइल पार्टिकल्स है वो अपने आसपास उसकी पूरी फिल्म बनाते रहते हैं और उसमें वो आपका जो वाटर है वो स्टोरेज होता रहता है। ये वाटर प्लांट ग्रोथ के लिए मोस्ट यूजफुल होता है, ये ध्यान रखेंगे कि मोस्ट मेजर सोर्स फॉर प्लांट ग्रोथ। तो वो होता है कैपिलरी वाटर। इसे अवेलेबल वाटर भी कहा जाता है, अवेलेबल वाटर, इट्स कॉल्ड अवेलेबल वाटर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द लोअर मोस्ट लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। जो PWP होता है, परमानेंट एक विल्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका लोअर मोस्ट लिमिट होता है कैपिलरी वाटर का। देन आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसे कहा जाता है अनअवेलेबल वाटर। ये वाटर अवेलेबल तो रहेगा सोइल के साथ, सोइल पार्टिकल्स के साथ, बट नॉट फॉर यूज। ये क्या होगा, जो आपकी सोइल है उसके साथ एक इस सोइल की जो पार्टिकल्स है उनके साथ कनेक्ट रहता है, बट उस वाटर का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये वाटर आप बेसिकली ओवन हीटिंग, ओवन ड्राइंग मेथड है उसी वाटर से जो आपने, अगर मैं यहीं से बात करता हूँ थोड़ा जियोटेक की रिगार्डिंग, आपने जियोटेक में फॉर वाटर क्वांटिटी निकालने के लिए वेट पढ़ा होगा ओवन ड्राइंग मेथड, कि मॉइस्चर कंटेंट कितना अवेलेबल है ओवन ड्राइंग मेथड। तो उस केस में जो वाटर वहाँ से रिलीज होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। ये वाटर आपका नॉर्मल, आप इसको यूज़ नहीं, नॉट फॉर यूज़ होता है, और नॉर्मल जो सोइल की आपकी पार्टिकल्स हैं उनके साथ कनेक्ट रहता है। तो बेसिकली इट इज़ ए वाटर एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल ऑफ ड्राई सोइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेल्ड। इट इज़ ए थिन फिल्म ऑफ सरफेस ऑफ सोइल पार्टिकल। थिन फिल्म बनाता है बट यूज़ नहीं होता है। वो दिस वाटर कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम द सोइल इवन बाई फोर्स, बट ओवन हीटिंग मेथड से इसको बाहर किया जा सकता है। इसे इनएक्सट्रैक्टेबल वाटर भी कहा जाता है। सो आपको कुछ पॉइंट याद रखने, ग्रेविटेशनल वाटर, अनडिजायरेबल वाटर, कैपिलरी वाटर जो आपका यूजफुल होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इनएक्सट्रैक्टेबल जो नॉट आपके अनअवेलेबल वाटर भी कहा जाता है। सेचुरेशन कैपेसिटी, डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें आता है सेचुरेशन कैपेसिटी। दिस इज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। वाटर जो आपकी सोइल है उसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसे कहा जाता है सेचुरेशन कैपेसिटी। इस मॉइस्चर कंटेंट पे SMT, सोइल मॉइस्चर टेंशन वैल्यू लगभग 0 होती है। SMT वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0 ऑन दिस मॉइस्चर कंटेंट। इट इज़ द वाटर कंटेंट ऑफ सोइल व्हेन बोथ कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। जो नॉर्मली कैपिलरी फिल्स होते हैं वो सारे फिल हो जाए नॉन कैपिलरी, तो ये आपके कहलाते हैं यहाँ पे सेचुरेशन कैपेसिटी। देन आता है फील्ड कैपेसिटी, व्हेन वाटर अवेलेबल ग्रेविटेशनल आफ्टर, जो ग्रेविटेशनल वाटर वो ड्रेन ऑफ हो जाए उसके बाद में जो वाटर अवेलेबल होता है, दिस इज नॉन एज ए फील्ड कैपेसिटी। एट फील्ड कैपेसिटी 100% कैपिलरी फोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, 100% नॉन कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विथ एयर। बेसिकली यहाँ पे या तो आपका 100% जो वाटर है जो कैपिलरी फिल्स है वो वाटर से फिल होंगे फील्ड कैपेसिटी में। अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर मीन्स मैंने बताया था लोअर लिमिट की अगर जब हमने बात की थी मिनिमम, वो होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक मिनिमम उतना रहना चाहिए। और फील्ड कैपेसिटी अगर बात करें यहाँ 100% आ सकता है आपके कैपिलरी वाटर का। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग आपके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में। देन OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑफ सोइल एट विच इरिगेशन वाटर मस्ट बी सप्लाइड टू फील्ड। मेनली OMC वो है जब आपकी सोइल में OMC है तो उस ड्यूरेशन में आपको वो वाटर कंटेंट है कि आपको इरिगेशन में सप्लाई करनी ही रिक्वायरमेंट है। OMC is the optimum level up to which the soil moisture may be allowed to depleted in root zone without fall in crop yield। मीन्स OMC से अगर आप डाउन जाते हैं तो आपकी क्रॉप यील्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन OMC वो पॉइंट है आपका जहाँ तक आप क्रॉप यील्ड दे सकते हो, लेकिन उस ड्यूरेशन में आपको इरिगेशन सप्लाई की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। देन आते हैं टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो एट दिस वाटर कंटेंट प्लांट स्टार्टिंग अंडरगोइंग विल्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ वाइट पैचेस, बेंडिंग, श्रिंकिंग ऑफ लीव्स इंडिकेट द मॉइस्चर कंटेंट।
मेनली आपका जो पौधा, कई बार आपने देखा है आप पानी प्रॉपर दे रहे हैं लेकिन आपने 2 दिन 3 दिन पानी नहीं देते पर्टिकुलर, तो कुछ वाइट पैचेस आपकी जो लीव्स होती है उन पे आ जाता है, पत्तियाँ वो सिकुड़ने से लग जाती है। तो बेसिकली कि आपका जो पानी की विल्टिंग पॉइंट है वो सबसे लोएस्ट कंटेंट है, वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द फिल्म्स ऑफ वाटर अराउंड द सॉइल पार्टिकल आर हेल्ड सो टाइटली that the plant root cannot extract through moisture at sufficiently rapid rate to satisfy transpiration requirement, thus resulting the wilting of plants। बेसिकली इसमें कहा गया है PWP जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो मॉइस्चर कंटेंट है एट विच द फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सॉइल पार्टिकल, उनके जो सॉइल पार्टिकल है वो टाइटली वहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो उनके साथ है। अब वहाँ से आपका पानी लेने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी कि अब आपके वहाँ वाटर सप्लाई है उसकी नेसेसिटी बढ़ चुकी है। उसके बाद कुछ ही पॉइंट्स आते हैं। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जो ड्राई मोस्ट स्टेट की बात करता है, अवेलेबल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी में से आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को यहाँ से जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो दिस इज द अवेलेबल मॉइस्चर। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर होता है लगभग 75 to 80% जो अवेलेबल मॉइस्चर उसका वो आपका कहलाता है RM, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। देन आता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज evapotranspiration। इट मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ। बेसिकली क्रॉप ग्रोथ, जब आपकी क्रॉप ग्रोथ करे उस ड्यूरेशन में इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन से कितना लॉस हुआ है, उस वाटर को डेप्थ मेजर करने के लिए उसे कहा जाता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, जिसे मेजर किया जाता है लेसीमीटर से। लेसीमीटर आपके सामने है जिसमें पर्टिकुलर क्रॉप्स के नीचे इस तरह से उनको रखा जाता है और वो अपने आप उसके हिसाब से रीडिंग बता के टोटल डेप्थ बताता है कि इतना वाटर आपका इवोपोट्रांसपिरेट हुआ है। ये फील्ड कैपेसिटी के बारे में बेसिकली मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से आपके ये फॉर्मूले जो हैं इन पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फील्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू गामा D गामा W इंटू D इंटू फील्ड कैपेसिटी, ये डायरेक्टली डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए, और इसी में पूछा जाता है बेसिकली डेप्थ ऑफ वाटर पर मीटर, तो D इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें कई बार होता है आपको फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया हो तो दोनों का डिफरेंस, फील्ड कैपेसिटी या OMC दिया हो तो दोनों का डिफरेंस, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी पे आ जाता है। तो वो अवेलेबिलिटी की बात करें तो उनमें से डिफरेंस जो फील्ड कैपेसिटी की जगह आप वो मेंशन करेंगे, बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर बाई यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जो भी डेप्थ ऑफ सॉइल है इनटू आपकी जिस पे भी बात करें, चाहे फील्ड कैपेसिटी कर रहे हो अकॉर्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी पूछा जा रहा है या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से पूछा जा रहा है। देन आपका टॉपिक आता है ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। इरिगेशन में क्वेश्चन पूछे जाता है न्यूमेरिकली। तो ड्यूटी इज द बेसिकली हाउ मच हेक्टेयर इरीगेटेड बाय द 1 क्यूमेक ऑफ वाटर इज नोन एज ए ड्यूटी। मीन्स जितना एरिया आपके 1 क्यूमेक वाटर से आप इरीगेट हो सकते हैं, दिस इज नोन एज ए सिंपली ड्यूटी। द इरीगेशन कैपेसिटी ऑफ यूनिट ऑफ वाटर, रिलेशन बिटवीन अवेलेबल वाटर टू एरिया विच कैन इरीगेटेड फॉर पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बात की है, जिसमें 1 क्यूमेक वाटर से आपका जितना एरिया इरीगेट हो सकता है, दिस इज नोन एज ए ड्यूटी। यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक। देन आता है डेल्टा। डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन टोटल क्रॉप्स ड्यूरिंग, मीन्स आपकी क्रॉप्स की जो ड्यूरिंग है उसमें आपने जितना पानी दिया है, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग की बात कर रहे हैं हम चाहे, तो उसमें आपने जितना वाटर दिया है, आपने एक बार दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरी बार आपने 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, उन सबका टोटल, दिस इज टोटल डेप्थ इज नॉन एज ए डेल्टा, जिससे बेसिकली मेजर किया जाता है मीटर और सेंटीमीटर में। देन आता है बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड एंड क्रॉप रेशियो। क्रॉप पीरियड होता है आपका, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों को मेजर किया जाता है डेज में। तो क्रॉप पीरियड होगा शोइंग टू हार्वेस्टिंग, मीन्स पर्टिकुलर किसी क्रॉप्स को शोइंग से लेके हार्वेस्टिंग के जो बीच का ड्यूरेशन है, दिस इज नॉन एज ए क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, जब आपने फर्स्ट वाटरिंग किया और लास्ट वाटरिंग किया उनके बीच का ड्यूरेशन आपका कहलाता है बेस पीरियड। जब भी हम बात करते हैं इनके रिलेशन पे तो हमेशा बेस पीरियड का यूज किया जाता है। देन क्रॉप रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ पर्पज एरिया टू बी इरीगेटेड इन खरीफ सीजन टू दैट रबी सीजन। खरीफ और रबी के जो एरिया है उनको यहाँ बेसिकली रेशियो में बात करें तो दिस इज नॉन एज ए क्रॉप रेशियो। देन आता आपका एक क्वेश्चन आपका सुडोमोनास पुडियो, एक बैक्टीरिया है जिसका यूज़ किया जाता है रिमूविंग ऑयल लेयर फ्रॉम सी। कई बार क्या होता है सी के अंदर कोई ऑयल जो टैंक्स वगैरह होते हैं वो लीकेज हो जाते हैं, या ऑयल शिप्स होती है वो लीकेज होती है, वहाँ किसी रीजन से उनमें डैमेज हुआ, तो उनमें से उस ऑयल लेयर को हटाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, वो है सुडोमोनास पुडिया।
ये आपका क्रॉप पीरियड है। बेसिकली आपने यहाँ से देखना है यह आपकी होगी सीड प्लांटिंग, देन जर्मेंटेशन, स्प्राउट्स, सीडलिंग, प्लांट में बना, फ्लावर आए, प्लांट विथ फ्रूट हुआ, लास्ट में वापस से फ्रूट विथ सीड्स हुआ। तो टोटल जो प्रोसीजर आपका कहलाता है क्रॉप पीरियड। तो बेसिकली सीड प्लांटिंग मतलब यहाँ आपका हुआ है शोइंग, तो ये आपने यहाँ आपने जो भी बीज था उसको बोया था, और इस पॉइंट पे आपने जब उसको क्या कर लिया, हार्वेस्ट मतलब काट लिया, तो ये टोटल आपका कहलाएगा क्रॉप पीरियड, शोइंग टू हार्वेस्टिंग। देन बात करते हैं बेस पीरियड। आपने क्या किया, जस्ट यहाँ पे सबसे पहले आपने फर्स्ट वाटरिंग यहाँ शुरू की अपनी, और इस पॉइंट पे आके इसके बाद आपने वाटर नहीं दिया। यहाँ पे आपने देख रहे हैं 100 mm, इस ड्यूरेशन में आपने 20 to 50 और यहाँ 100 mm दिया था। अब इसके बाद आपने वाटर नहीं दिया क्योंकि आपकी लगभग जो फसल है वो कटने के लिए तैयार है, हार्वेस्ट के लिए। तो ये जो ड्यूरेशन है, फर्स्ट वाटरिंग यहाँ हुई और लास्ट वाटरिंग, ये कहलाएगा आपका बेस पीरियड। और ये टोटल जो वाटर आप दे रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं जैसे 100 mm दिया था, देन 100 mm, फिर 20 to 50 mm और 100 mm, इन सब का टोटल जो होगा वो कहलाएगा आपका डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल है आपका डेल्टा, जिसे मेजर किया जाता है इन मीटर या सेंटीमीटर। अब ड्यूटी को डिफरेंट प्लेस पे क्या कहा जाता है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल इज नोन एज ए ग्रॉस क्वांटिटी, हेड ऑफ ब्रांच कैनाल इज नोन एज ए लिटरल क्वांटिटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेजर और माइनरली डिस्ट्रीब्यूटेड कैनाल इज नोन एज ए नेट क्वांटिटी, ड्यूटी एट एंट्री और एग्जिट ऑफ फील्ड कैनाल इज नोन एज ए आउटलेट फैक्टर और डिस्चार्ज फैक्टर। तो बेसिकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक कोई भी, चाहे स्टेट जेई एई हो या कोई भी आपकी सेंट्रल के हो, पीएसयू में, जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ये उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपके प्रिपेयर है। ड्यूटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मेनली आप पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं कि एक क्यूमेक वाटर, आपने एक इन सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, एक टेबल है आपके पास, उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, तो वो 1 गिलास पानी आपके उस टेबल पे कितने एरिया में कवर किया है, तो बेसिकली दिस इज़ द ड्यूटी कि उतना ही इरीगेट हुआ है। अब फील्ड में क्या होता है, अलग अलग उनके फैक्टर्स होंगे, वो कि एक क्यूमेक वाटर से किसी फील्ड में पता चले कि आपके 1 हेक्टेयर में आपका पूरा वो हुआ है, किसी में पता चले कि वो 8.5 हेक्टेयर में हुआ, तो वो कुछ फैक्टर्स होंगे जो उनको पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। आपने कौन सा इरीगेशन मेथड यूज़ किया है, सिस्टम ऑफ इरीगेशन कौन सा है, आपने किस तरह से वाटर जो क्रॉप्स है उनको वाटर अप्लाई किया है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, आपका ड्राई है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी जो भी है, किस टाइप की आपकी क्रॉप है, क्योंकि किसी क्रॉप को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती, किसी को कम होगी। तो इरिगेशन वाटर की क्वालिटी क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी कि आपका स्लोपी है या आपका प्लेन है, हिली है, बेस पीरियड क्या है, टाइप ऑफ सोइल एंड सबसोइल ऑफ एरिया, उस एरिया का सारी आपको डिटेल निकालनी होगी, आपके किस टाइम आपने इरिगेशन किया, फ्रिक्वेंसी क्या है, आप कितने दिनों बाद पानी दे रहे हैं, वहाँ कैनाल कंडीशन क्या है, सीपेज हो रहा है, लाइनिंग कैनाल, अनलाइनिंग कैनाल है, सोइल की पूरी आपको कैरेक्टरिस्टिक, कैनाल की आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए फॉर ड्यूटी फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। फिर आता है रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। यहाँ से हम बात करते हैं, इफ फील्ड एरिया ऑफ ए डी हेक्टेयर वाटर सप्लाइड टू फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग वाटर डेप्थ डेल्टा विल बी, तो सप्लाइड वाटर जो होगा डेल्टा आपका हुआ मीटर इंटू डी आपकी होगी, तो यहाँ डी जो बात की है वो डी हेक्टेयर है और जो डेल है आपका वो मीटर में, तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया डी इंटू डेल्टा। अब हेक्टेयर को मैं यहाँ कन्वर्ट कर सकता हूँ 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मैंने मेजर किया तो ये मेरे पास सप्लाइड वाटर क्या हो गया, एक तरह से वॉल्यूम, डिस्चार्ज उनके रिगार्डिंग, तो डी इंटू डेल इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। देन अगेन फॉर द सेम फील्ड आपका फॉर डी हेक्टेयर जो आपका है उसी में 1 क्यूमेक आपने पानी दिया, 1 क्यूमेक मतलब 1 क्यूमेक इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर रिक्वायर्ड टू फ्लो ड्यूरिंग बेस पीरियड, तो सप्लाई वाटर वही वॉल्यूम। अब आपने क्या किया 1 क्यूमेक और इनटू बेस पीरियड, पर्टिकुलर बेस पीरियड में दिया, तो आपका जो है 1 क्यूमेक को तो आपने चेंज कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में, और बेस पीरियड जो होता है वो बेसिकली डेज में गिवन होगा, तो डेज को भी आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो सबसे पहले डेज को आपने आवर्स में कन्वर्ट किया, ओवर्स को फिर मिनट में कन्वर्ट किया और मिनट्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो आवर्स में हुआ तो 24 मिनट, मतलब एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, उनको पूरा कन्वर्जन किया तो आपकी यूनिट बन गई मीटर क्यूब, और ये टोटल इक्वेशन को आपने इक्वेटिंग किया तो एक रिलेशन सामने आया, वो आया आपका डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 B/D। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम में आप पढ़ रहे हैं।
और 1 क्यूबिक डे इक्वल्स टू 8.64 हेक्टेयर मीटर। यहाँ से आप ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, बेसिकली बेस पीरियड आपको नहीं निकालने का कहा जाता है, बेसिकली ड्यूटी और डेल्टा आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इनमें से 1-2 वैल्यू आपको गिवन होगी, एक आपको निकालनी होती है। कुछ पंच लाइनर्स हैं जो कई बार आपके पूछे जा सकते हैं। पेलियो इरीगेशन, तो पेलियो इरीगेशन होता है फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग क्रॉप। कई बार कंडीशन क्या होती है, आपकी जो सोइल है वो ड्राई है, तो सोइंग से पहले भी आपको उसको थोड़ा सा गीला करने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए फर्स्ट वाटरिंग की जाती है, वो कहलाती है आपकी पेलियो इरीगेशन। पर्टिकुलर कुछ में होता है कि ऑलरेडी सोइल में मॉइस्चर होता है, तो क्रॉप्स डालने के बाद उसमें सोइंग करने के बाद उसमें वाटरिंग की जाती है। देन GCAC से ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देन आता है कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ। कोर वाटरिंग होती है फर्स्ट वाटरिंग, चाहे वो फर्स्ट वाटरिंग आपकी कभी ही हो, आपके चाहे सोइंग से पहले हो या बाद में हो, वो कहलाती है कोर वाटरिंग। और उस वाटरिंग के दौरान आपने कितना पानी दिया है वो डेप्थ आपकी कहलाएगी कोर डेप्थ। देन आता है कुछ इफिशिएंसी के बारे में। तो फर्स्ट है वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी, जिसमें यहाँ बात कर रहे हैं इन शॉर्ट आपकी डेफिनेशन WF/WR × 100। WF वाटर डिलीवर टू प्लॉट, उस प्लॉट या फील्ड में कितना पानी डिलीवर किया है और टोटल सप्लाई कितना किया था रिवर से। बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर टू प्लॉट टू वाटर सप्लाई फ्रॉम रिवर। आपने एक रिवर से कितना पानी लिया और पर्टिकुलर फील्ड में कितना पानी दिया, क्योंकि बीच में इवोपरेशन लॉस वगैरह हो जाता है, तो दिस इज नोन एज ए कन्वेंस इफिशिएंसी, क्योंकि कन्वेंस किया है। देन वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी में क्या होगा, उस फील्ड में आपने कितना पानी दिया है और उसमें से कितना पानी आपके रूट ने स्टोर किया है। तो बेसिकली वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड इन फॉर्म या फील्ड। देन आता है वाटर यूज इफिशिएंसी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था, आपने टोटल वाटर जो डिलीवर टू फॉर्म किया और वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, क्योंकि स्टोर किया उसके बारे में। यूज़ में जब आ रहा है कि कितना वाटर यूज़ किया और कितना डिलीवर किया। अभी हम बात नहीं करें आपने जस्ट कोई लॉस हुआ है जो भी बात करें, हम वो बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कितना पानी दिया और कितना यूज़ हुआ, बस उसका जो रेशियो होगा वो वाटर यूज इफिशियंसी। फिर आता है स्टोरेज इफिशियंसी। इसमें आप देखें वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन बाय वाटर नीडेड इन रूट जोन। मेनली वाटर को नीड कितना है और कितना उसने अभी स्टोर किया है, क्योंकि आपने नीड एक टोटल नीड निकालने के बाद उसमें स्टोर किया है, स्टोर भी तो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा कर रहा है या उसकी शॉर्टेज हुई है, तो बेसिकली दिस इज द वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। नेक्स्ट लास्ट है कंजप्टिव यूज इफिशियंसी। तो इसमें क्या है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर डिवाइड बाय वाटर डिलीवर टू रूट जोन। कंजप्टिव यूज की बात की थी हमने, कंजप्टिव इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन जब साथ में हो रहा है उनको बोला जाता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। तो आपने कितना डिलीवर किया रूट जोन में और कितना कंजप्टिव यूज। तो बेसिकली ये था आपका इन शॉर्ट में इरीगेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इरीगेशन, जिसमें हमने पढ़ा था इसका इरीगेशन के रिगार्डिंग उसका इंट्रो, इरीगेशन के मेथड्स, उनके टाइप्स, डिफरेंट नेशनल वाटरवेज, क्रॉप क्लासिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, इरीगेशन इफिशिएंसीज, तो ये सब हमने इस एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो भी हैं साथ में उनको भी शेयर करें। ऐसे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे वो भी आपके आते रहेंगे। जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स इन स्टार्टिंग बताए थे कि पर्टिकुलर इरिगेशन में कौन कौन से टॉपिक यहाँ मैं कवर करूँगा, तो वो सारे टॉपिक के बारे में डिटेल आएंगे। और रिगार्डिंग इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनका भी आपको वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट होगा उसमें मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video. Thank you students.